Hello everyone. This is the first lecture of the public administration for the UGC NET and JRF 2021. So बेसिकली हम बात करेंगे यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस भी कवर करने वाले हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर. आई होप यू विल ऑल लाइक दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. सो बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में मीनिंग एंड नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सो पहला कंसेप्ट आता है, पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सो अगर हम मीनिंग की बात करें, सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी. येस, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी बिकॉज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है लोक कल्याण. अगर जहाँ भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या सही एडमिनिस्ट्रेशन की कमी होती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंट कंपनी हो, वो काम नहीं कर सकती. इसका क्या मतलब होता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे वर्ड जो पब्लिक है उसे डिफाइन करता है गवर्नमेंट. मीन्स यहाँ पब्लिक का मतलब है गवर्नमेंट. और अगर हम यहाँ प्राइवेट की बात करें, दैट मीन्स हम प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं. बट जहाँ पे भी अब हम पब्लिक पढ़ेंगे उसका मतलब होगा गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी. येस, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी. इससे मैंने आपको बताया, इसका मतलब होता है जन कल्याण, लोक कल्याण. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शन इन द सोसाइटी. सो हाँ, ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. इट इज़ एन pivotal importance in developing countries like India, which are engaged in efforts to lift themselves from a backward state to a level of general happiness and prosperity. अगर हम बात करें डेवलपिंग कंट्री की, लाइक इंडिया, अफगानिस्तान, सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बिकॉज हमें बैकवर्ड स्टेट से हमें एक जनरल हैप्पीनेस और प्रॉस्परस कंट्री की तरफ बढ़ना है. सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो यहाँ पे रोल प्ले करेगा. अदरवाइज कोई भी ऐसा सब्जेक्ट रोल प्ले नहीं करेगा जिसके थ्रू हम एक जनरल हैप्पीनेस और प्रॉस्परस कंट्री अपनी बना सकें. सॉरी. Public administration is an instrument of change and development, which means that yes, it is an instrument for change and development. Through public administration हम एक अनऑर्गेनाइज्ड कंट्री या अनऑर्गेनाइज्ड कंपनी को एक सही स्ट्रक्चर दे सकते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड वे दे सकते हैं. सो इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू चेंज एंड डेवलपमेंट. किस तरीके से हम अपनी कंट्री को डेवलप कंट्री बना सकते हैं, वो एक इंस्ट्रूमेंट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे डेफिनेशंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. डेफिनेशन की बात करें, सबसे पहली डेफिनेशन आती है बाय प्रिफनर एंड प्रेस्थिस. Administration is the organization and a direction of human and material resources to achieve desired end. जैसे मैंने आपको बताया, एडमिनिस्ट्रेशन एक की टूल है. इट इज़ अ टूल जिसके थ्रू हम ह्यूमन एंड मटीरियल रिसोर्सेज को, ह्यूमन इज ऑल्सो अ रिसोर्सेज, हम भी रिसोर्सेज हैं, राइट. ह्यूमन एंड मटीरियल रिसोर्सेज को किस तरीके से हम यूज़ करेंगे, उनका यूटिलाइजेशन करेंगे हम अपने डिज़ायर्ड गोल को अचीव करने के लिए. मतलब हम यहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, एक ये टूल है जिसके थ्रू हम ह्यूमन एंड मटीरियल रिसोर्सेज को यूज़ करके अपने डिज़ायर्ड गोल को हासिल कर सकते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय एल.डी. वाइट. ये कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इज द डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ मेनी पर्सन्स टू अचीव सम पर्पस और ऑब्जेक्टिव. सो एडमिनिस्ट्रेशन एक डायरेक्शन है, कोऑर्डिनेशन है, मतलब सामंजस्य है, और कंट्रोल है. किसी चीज़ को कंट्रोल करना है, काफ़ी सारे लोगों को एक साथ मिलके उनको डायरेक्ट करना, उनमें कोऑर्डिनेशन बिठाना और उनको कंट्रोल करना किसी एक पर्पस को अचीव करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय अकॉर्डिंग टू साइमन. सो साइमन कहते हैं, इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी डिफाइंड एज द एक्टिविटी of a group cooperating to accomplish common goals. Means पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे लोगों के द्वारा, एक्टिविटी है एक ऐसी जो ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू परफॉर्म की जाती है एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए. मीन्स गोल एक ही है बट काफ़ी सारे लोग जुटे हुए हैं उसको अचीव करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया कहाँ से.
सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम बात करें एज एन एक्टिविटी, सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इतना पुराना है जितनी पुरानी हमारी ह्यूमन एग्जिस्टेंस है। मीन्स जब से मानव आया है धरती पे तब से ही एडमिनिस्ट्रेशन चला आ रहा है। बट अगर हम एज अ अकेडमिक डिसिप्लिन की बात करें, सो बहुत टाइम के बाद ये एज अ सब्जेक्ट कंसिडर किया गया है, बट एज एन एक्टिविटी इट कैन बी ट्रेस्ड और इट कैन बी ओल्ड एज अ existence of a human. Administration in ancient and medieval time, however, considerably different in its structure, goal from the state administration in modern times. Yes, so अगर हम बात करें पुराने टाइम में प्रशासन की, एंशियंट एंड मिडिवल टाइम में प्रशासन की बात करें, तो उस टाइम क्या होता था, उनका मेजर गोल क्या होता था, अपने राज्य का विस्तार करना, अपने स्टेट को और बड़ा करना, और दूसरे स्टेट से या फिर कर रेवेन्यू जनरेट करना, और अपने राज्य को अच्छे तरीके से रन करना। बट अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें, सो वी हैव अ लिमिटेड टेरिटरी, वी हैव, हमारी एक ज्योग्राफिकल एरिया है, अब हम उसी को ही किस तरीके से अच्छे से एडमिनिस्टर करेंगे, वही होता है इट्स अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मॉडर्न टाइम की बात करें। In earlier society, administration was authorization, patriarchal and elitist in nature, which means अगर हम बात करें तो पैतृ के समान समाज था हमारा पहले। हाँ, पुराने मतलब अर्लियर सोसाइटी की बात करें तो अथॉरिटेरियन था, मीन्स एक राजा होता था जिसके पास अथॉरिटी होती थी, वो रूल करता था जनता को, है ना, राज्य को रूल करता था। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एक्सेट्रा, ये उसके काम होते थे, किस तरीके से राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। रेवेन्यू कलेक्शन के लिए भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते थे। वर्ड्स कंपल्सरी फंक्शन वेयर एज द वेलफेयर एक्टिविटीज़ वर प्योरली ऑप्शनल। यस, वेलफेयर एक्टिविटी तब एक ऑप्शनल था क्योंकि उनका जो मेजर मोटिव होता था वो होता था अपने राज्य का विस्तार करना और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना, नो मैटर्स कि वो कोई वेलफेयर एक्टिविटी करते हैं या नहीं करते। बट अगर हम आज की बात करें, मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सो functions of the government revolves around the welfare of the society only. Means अभी जो भी गवर्नमेंट वर्क करती है वो सिर्फ किस कंसेप्ट पे वर्क करती है, वो है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ओके, सो अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द वर्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड आया कहाँ से? अगर हम बात करें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की, सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स विच इज़ एड एंड मिनिस्ट्री। एड का मतलब होता है मीनिंग टू सर्व और टू मैनेज, विच मीन्स किसी चीज़ को मैनेजमेंट, किसी चीज़ का मैनेजमेंट वो होता है एडमिनिस्ट्रेशन। द फर्स्ट वर्ड एड हैज़ अ हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस फॉर डेवलपिंग। एड का मतलब होता है, अगर हम सिर्फ एड की बात करें तो उसका मतलब होता है डेवलपिंग करना, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन इज अ प्रोसेस परमिटिंग ऑल कलेक्टिव एफर्ट्स टू बेट्स पब्लिक और प्राइवेट सिविल मिलिट्री। सो इट्स अ प्रोसेस जो इसमें सारे कलेक्टिव एफर्ट्स लगाए जाते हैं किसी भी एक डिजायर्ड गोल को अचीव करने के लिए। इट्स अ कोऑपरेटिव एफर्ट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द realization of concisely laid down objective. Administration permits in all planned human activities. So it's a planned activity जिसके थ्रू हमारे जो भी डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव है, एक कॉमन गोल को हम सेट करते हैं और उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आगे हम बात करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे मैंने आपको अभी बताया, एज एन एक्टिविटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इतना पुराना है जितनी पुरानी हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन है इटसेल्फ। ओके, अब हम बात करेंगे व्हाट इज इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन। अगर हम डिसिप्लिन की बात करें और एज ए सब्जेक्ट की बात करें, अकेडमिक सब्जेक्ट की, सो इट वॉज बॉर्न इन 1887 एज अ डिसिप्लिन बट नॉट एज एन एक्टिविटी, बिकॉज as an activity it is as old as the human existence itself. Woodrow Wilson thought-provoking and revolutionary paper, The Study of Administration in the Political Science, quarterly brought it and along. That's why it is considered as the founder of a discipline. Public administration is a combination of both theory and practice. So वुड्रो विल्सन को
फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन कहा जाता है बिकॉज उन्होंने अपने रिवॉल्यूशनरी पेपर में इसका जिक्र किया था, द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली ब्रॉट इट। उन्होंने एक पेपर में इसका जिक्र किया था जिसकी वजह से उनको फाउंडर ऑफ दिस डिसिप्लिन कहा जाता है। एंड उन्होंने ये भी कहा था कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। सो ये थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का एक मिश्रण है, इट्स अ कॉम्बिनेशन है डिसिप्लिन की। अगर हम बात करें एज अ डिसिप्लिन, इट स्टडीज एंड एनालाइज द मशीनरी एंड प्रोसीजर ऑफ गवर्नमेंट while formulating and implementing policies, and that analysis study gives birth to new idea when are applied to the activity of government to test the practically as in whether it increase efficiency. Therefore they both are interdependent. So अगर हम बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, so क्या होता है इसका मतलब, इट इज़ अ मशीनरी। इसको एक मशीन कहा गया है जहाँ पे गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं उनको बनाया जाता है, फॉर्मुलेट किया जाता है, फॉर्म किया जाता है और उसके बाद उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर हम बनाने की बात करें सो इट्स अ थियोरेटिकल बेस्ड, एंड अगर हम उनको इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, उनको प्रैक्टिकल में करने की बात करें, उनको किया जाता है। उसके बाद उसका जो रिज़ल्ट आता है उसको जज किया जाता है वेदर इट्स इंक्रीजेज एफिशिएंसी और नॉट। सो दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। हम इसको सिर्फ थ्योरेटिकल भी नहीं कह सकते और ना ही सिर्फ इसको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कह सकते हैं। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ प्रैक्टिकल एंड अ थ्योरेटिकल डिसिप्लिन। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब इसमें स्टेजेस ऑफ इवैल्यूएशन, किस किस तरीके से एज अ सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारे सामने आया। सो देयर आर 5 स्टेजेस इन अ क्रोनोलॉजी of the evaluation of public administration as a discipline. फर्स्ट स्टेज आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिकोटॉमी। जैसे मैंने आपको बताया 1887 में एज अ सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया और 1926 तक देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस है जिसको हम फर्स्ट स्टेज कहते हैं। अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करें सो इट वॉज द मैनिफेस्टेशन ऑफ वुड्रो विल्सन्स व्यू ऑफ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डिकोटॉमी, डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स एज इन कम्प्लीटली ऑपोजिट। ये एक कम्प्लीटली ऑपोजिट डिफरेंस था दो चीज़ों का, एंड इट लेड टू अ स्पर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टडीज़ इन वेरियस अमेरिकन एज वेल एज यूनिवर्सिटीज़ अराउंड द ग्लोब, and reform were made in government, and the scholar were attracted to public administration with a new vigor. Public administration propagated or expanded this view since its time people were fed up with the government with its various policies, rampant corruption and a spoiled system prevailed in the bureaucratic framework. Means during this era जो लोग थे, जो भी पीपल थे, सिटीजन्स थे, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज से फेडअप हो चुके थे उनके करप्शन की वजह से और उनकी नई नई जो नीतियाँ आ रही थी जो लोगों के बिल्कुल अगेंस्ट थी, उससे लोग इतने परेशान हो चुके थे कि वुड्रो विल्सन ने एक ये जो नया कंसेप्ट लाया विच वॉज रिवॉल्व्स अराउंड द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, और लोग उसके प्रति बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हुए। एंड दिस वॉज अ मेजर रीजन फॉर पीपल हु रेडिली लैप अप विद दिस व्यू। L.D. White published a book, Introduction to the Study of Public Administration 1926 and further buttressed his view. So उसी टाइम पे ही 1926 में वुड्रो विल्सन ने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम ही था इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और उन्होंने बाद में भी इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के व्यू को सपोर्ट किया। अब हम बात करते हैं स्टेज 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स की बात करें, बस सिद्धांत की। 1927 से 1937 तक का ये इरा है, मतलब कि 10 साल का ये इरा है। सो सेकेंड स्टेज की अगर हम बात करें सो इसको भी वुड्रो विल्सन के इरा में ही माना जाता है। इट वॉज सपोर्टेड और रीइंफोर्स्ड बाय द विल्सनियन व्यू of public administration dichotomy and evolves a value neutral or rather value free science of management. It is believed that there are certain principles of administration that are common to all organization and will bring for all bringing out of optimum efficiency. ये एक सा कहा जाता है कि हर कंपनी में या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी पाने के लिए।
दिस वॉज द मेच्योर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशनल पीरियड. येस इट इज़ ये एक रिवॉल्यूशन पीरियड था जिसको हम मेच्योर रिवॉल्यूशनल पीरियड की भी कहते हैं, बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम because all that countries were concerned about the increasing production and earning cost, because जितनी भी countries थी वो सब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे ही उनका मेन फोकस था. किसी भी कीमत पे उनको प्रोडक्शन चाहिए था ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट वो रैपिड एक्सपेंशन था ड्यूरिंग दिस एरा इंडस्ट्रीज़ का. और ये एक नया प्रॉब्लम लेके आया इन मैनेजमेंट में, एंड दैट वाज अनफोर्सीन एंड देयरफॉर डिफ़िकल्ट टू सॉल्व. सो इतना ज़्यादा रिवॉल्यूशनल था ये, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था इस पीरियड में, कि बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम जनरेट हुई जिनका कुछ पता नहीं कि वो कहाँ से आए, और उनको सॉल्व करना भी मुश्किल हो चुका था. F.W. Taylor and Henry Fayol stepped in and generated a new principle of public administration management. उसी समय में हेनरी फेयोल एंड F.W. टेलर ने, फ्रेडरिक विल्सन टेलर ने एक वो लोग आगे आए और उन्होंने एक प्रिंसिपल बनाया, ठीक है, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट कहते हैं. दे वर सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन इन देयर ओन राइट एंड देयरफॉर दे व्यू लेड अ लॉट ऑफ वाटर एंड वर रेडिली एक्सेप्टेड बाय द इंडस्ट्रीज world over. Frederick Winslow Taylor and Henry Fayol advocated for adopting engineering-based scientific method in the field of industrial work process in order to increase the efficiency and economy. क्योंकि इतना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडस्ट्रीज़ पे स्पेंड कर रहे थे, सो इकोनॉमिक कंडीशन भी डाउन हो रही थी, जिसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही थी. उसी टाइम पे हेनरी फेयोल और फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने एक कंसेप्ट लेकर आए. वो उन्होंने एक नया सिद्धांत पेश किया, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसे कुछ टूल्स बताए, इंजीनियरिंग बेस्ड साइंटिफिक मेथड्स बताए, जिसकी वजह से, जिसको करने से कुछ कहीं ना कहीं हद तक लोग इंक्रीज़ हुई एफिशिएंसी भी, और इकोनॉमी भी थोड़ी स्टेबल हुई. These schools of thought are grouped under the classical theory of administration. और ये जो उनके थॉट्स थे हेनरी फेयोल और टेलर के, इनको एक क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर रखा गया. Since we are talking about the classical theorist of administration, we have to make a very important mention of Max Weber. अगर हम classical theory की बात करें तो Max Weber को हम बिल्कुल भी नहीं भूल सकते. His conceptual framework of bureaucracy deserve a special attention as it's brought about a paradigm shift in the theory of public administration. He was the first to provide a discipline with a solid theoretical base. So he was the first person who provided discipline as a public administration as a discipline with a solid theoretical base, which means 1887 में public administration का as a discipline तो बताया गया, बट कोई भी वहाँ पे theoretical base नहीं था, सिर्फ as a subject उसको consider किया जाने लगा. He viewed bureaucracy as a national rule-based central system and regulated the organizational structure and process accordingly to technical knowledge and maximum efficiency. He was concerned about the evaluation of modern civilization and bureaucracies. All these three theorists mentioned above and laid down the emphasis of psychological mechanistic aspects of public administration, and that is why the school of thought, apart from being called the classical school of thought, also known as the mechanical theory of organization and administration. So क्लासिकल थॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जो स्कूल बनाया गया क्लासिकल स्कूल, उसको मैकेनिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाने लगा. आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ हो. अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल क्लियर आउट ऑल योर डाउट्स. नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ स्टेज 3 की एरा ऑफ चैलेंजेस. अगर हम इस ड्यूरेशन की बात करें तो हमारा ये कहीं ना कहीं एक आज़ादी का टाइम था. इधर हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो बहुत सारे मोमेंट्स चल रहे थे. गांधी जी एंड जवाहरलाल नेहरू, उनका पीक टाइम था. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, उन्होंने जो भी इधर एरा ऑफ चैलेंजेस इसको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ड्यूरिंग दिस पीरियड हम लोग एक तरफ इंडिपेंडेंस के लिए भी फाइट कर रहे थे एंड एज अ डिसिप्लिन हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी फाइट कर रहे थे.
So third stage, it is also known as the theory of this stage is also known as the era of challenges, because the above mentioned principle and iron cage mechanistic view of administration and workers were challenged. During the above two stages, only workers were challenged for their iron cage and mechanistic view of administration, and the human relation theory brought about a pragmatic view of administrative issues. It emphasized on the human aspects of administration that sprung from the Hawthorne experiment conducted by Elton Muir and his colleague Harvard Business School in late 20s and early 30s of the 20th century. The main focus of study in this approach was to study a psychological and social problem of industrial worker, which means हमने second stage में industrial revolution को तो हमने सपोर्ट किया, बट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जो वर्कर्स थे उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही थी उसको कभी हमने एड्रेस नहीं किया. सो इन थर्ड स्टेज हमने वो प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना स्टार्ट किया, and the scholars of this theory identified variables like informal organization, leadership, morale and motivation for maximum use of human resources in industries. और हमने किस चीज़ पे फोकस किया? सबसे पहले उनका मैक्सिमम यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज का. लीडरशिप पे हमने वर्क किया, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क किया, हमने उनका मोरल बूस्टअप किया, मोटिवेशन लेवल उनका इंक्रीज़ किया, जिसकी वजह से हम ह्यूमन रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज़ कर सकते थे, और हमने किया ड्यूरिंग दैट इंडस्ट्रीज. This led to a far best study by Herbert Simon and others were developed by behavioral science study. The behavioral science school of thought propagated by Herbert Simon challenged the principle of administration and its mechanistic view as mere proverb which were contradicted at the other and thus are nothing more than general statement based on a person-to-person experience and lacking a theoretical foundation. Herbert Simon ने बाद में later he advocated that decision analysis and what should be studied as a decision making is the heart of administration, where decision has to be taken at each and every level of administration day by day and out, and administration is a series of decisions that leads to a implementation and nothing more. सो हर्बर्ट साइमन ने एक बहुत ही अच्छा एक कंसेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, जिसका मतलब क्या था, डिसीजन मेकिंग. अगर हम बात करें आज भी डिसीजन मेकिंग, सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक हार्ट कहा जा सकता है, बिकॉज अगर हम एक बेसिक फाउंडेशन है, बिकॉज अगर हम सही डिसीजन नहीं लेंगे सो उस पे बनने वाली उस डिसीजन पे बनने वाली जो कंपनी होगी वो कभी भी अपने फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे पाएगी. सो डिसीजन मेकिंग इज़ द हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वेयर डिसीजन हैज़ टू बी टेकन एट ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डे बाय डे, विच मीन्स डिसीजन मेकिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हार्ट है, और हमें हर स्टेप पे किसी भी लेवल पे फ्रॉम अ लोअर लेवल टू अपर लेवल, मैनेजमेंट लेवल, हायर लेवल, टॉप मैनेजमेंट लेवल पे हमें डिसीजंस की ज़रूरत होती है. और अगर ये डिसीजंस हमारे सही नहीं हैं सो नो ऑर्गेनाइजेशन कैन रन, और एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन बी रैम्ड अप विद इन इट्स इनिशियल डेज. सो डिसीजन मेकिंग की अगर हम बात करें, सो इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ सीरीज ऑफ डिसीजंस that lead to a implementation and nothing more. So हर्बर्ट साइमन ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ही है जो हमने डिसीजंस लिए हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन, और उसके अलावा कुछ भी नहीं. According to Simon, if administrative behavior in an organizational setting is to be analyzed, which means this can only be done by studying the decision taken by behavior. चेस्टर बर्नार्ड एंड एडविन स्टीन की भी यहाँ एंट्री होती है. वो they were other theorists of the behavioral school. वो अलग theorists थे behavioral school में ही. नेक्स्ट वी हैव अ स्टेज 4. अगर हम स्टेज 4 की बात करें, द क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी 1948 टू 1970. सो ये जो ड्यूरेशन था यहाँ पे हम इट्स अ ड्यूरेशन आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस. हम इंडिपेंडेंट हो चुके थे, एंड
धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्य कम हो रहा था इंडिया से, और इधर साउथ में, और धीरे धीरे हम सही ट्रैक पे आ रहे थे पोस्ट इंडिपेंडेंस। बट ड्यूरिंग दिस इरा आपको पता होगा 1962 में जो वॉर हुए थे उसके बाद कंडीशन थोड़ी सी ख़राब हुई थी, जो हमले हुए थे, इमरजेंसी ड्यूरेशन था, उसके बाद ड्यूरिंग दिस इरा यही सब है। ठीक है, सो इसको स्टडी करते हैं कि इसमें हम क्या क्राइसिस हमने फेस किए हैं। सो फोर्थ स्टेज इज़ द क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी स्टेज इन द लेट 20th century, where many part of the world were just out of war and colonization called the developing nation. Yes, जो भी हम उसके बाद ही तुरंत ही वॉर से उभरे थे और हमारा एक कंट्री जो थी वो डेवलपिंग नेशन थी. दिस फेज मार्क्ड एज अ डिबेट फॉर रिटर्न ऑफ वैल्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्रॉस कल्चरल एज वेल एज क्रॉस national study of administration. The US also faced a host of crises in the 1960s, and the traditional public administration failed to answer a lot of questions to provide a solution to the problem. USA में भी 1960 के बाद एक क्राइसिस का ड्यूरेशन आया था, जिसमें जो हमारा ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन था जो बहुत सारे आंसर्स करने में फेल था. बहुत सी चीज़ें हम जो भी इम्प्लीमेंट कर रहे थे वो सब फेल होता जा रहा था, जिसकी वजह से हमें मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत थी वहाँ पे. Thus grew and need to be reinvent public administration lead to a question as to whether public administration has a known and it's relevant anymore. They were the concept of new public administration courtesy. Young scholar and practitioner first Middlebrook conference में Dwight Waldo ने concept of new public administration introduced किया in 1968 and attended by young scholars and practitioners of public administration. They were the second generation behavioralist as per George Fredrickson, who was a very important part of the first Middlebrook conference and gained main convener of the second Middlebrook conference in 20 years later in 1988. So फर्स्ट मिडलब्रुक कॉन्फ्रेंस आता है हमारे सामने 1968 में, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो आता है वो है जॉर्ज फेडरिक्सन, जिसने जो सेकंड मिडलब्रुक कॉन्फ्रेंस के भी मेन कन्वीनर थे और फर्स्ट के मेन थे, और लेटर 20 ईयर्स के बाद इन 1988 में ही वॉज द मेन पर्पस ड्यूरिंग द सेकेंड मिडलब्रुक कॉन्फ्रेंस. सो इस स्टेज में इतना कुछ खास नहीं है, बस इतना ही है. आपको यहाँ पे मिडलब्रुक कॉन्फ्रेंसेस के बारे में याद करना है, नथिंग एल्स. अब हम बात करते हैं स्टेज, लास्ट स्टेज जो है फिफ्थ स्टेज, पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव 1917 से आज तक, विच मीन्स 1917 टू ऑनवर्ड्स. मीन्स हम आज तक की बात करेंगे अभी हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या स्थिति है. Fifth policy in the fifth stage is in the development of public administration theory. Public administration is an attempt by a government to address a public issues by instituting law, regulation, decisions, action pertinent and a problem and hand. अगर हम आज की बात करें तो public administration क्या है, एक it's a theory और it's a implement करते हैं. क्यों? To address the public issues by instituting law, regulation, decisions and actions. हम ऐसे बहुत से एक्शंस लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं, जिनकी वजह से हम यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करते हैं. इट इज़ अ पॉलिसी दैट इज़ मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल एंड द डेवलपमेंट. सो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, अर्लियर एडमिनिस्ट्रेशन वॉज रिवॉल्व्स अराउंड द प्रॉफिट मेकिंग, बट the modern administration is revolves around the welfare of the state, welfare of the people and the development. As a discipline, public policy perspective is a study of government policy for the people and its pros and cons. However, it is better the same. Here it comes closer to political science again, and it is incorporated where management principle to help public administration cope up with the dynamics of discipline and conduct. So it is a mixture of both discipline and a conduct, जैसे मैंने आपको बताया. And as a subject it was incorporated into political science as a main discipline in this section. So this was the stages of evaluation. So अगर हम इनको brief out करें, so ये stages थे evaluation के, किस किस तरीके से public administration as a discipline
ग्रो हुआ है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमने फेस की हैं और कौन कौन से सॉल्यूशंस हमको मिले जिसकी वजह से आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन हम स्टडी करते हैं। बट जैसे मैंने हमको बताया, एज एन एक्टिविटी इट इज़ एज ओल्ड एज द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग।